अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 बायोलॉजी। चैप्टर 1 हमारे पास चल रहा है एंड द चैप्टर नेम इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इससे पहले हमने 2 लेक्चर इस चैप्टर से रिलेटेड अपलोड कर चुके हैं। पहला इंट्रोडक्शन और उसमें केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर उसके बाद हमने कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस जो है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम वाटर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। टोटली आज की वीडियो वाटर के ऊपर होगी। वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वाटर के इंपॉर्टेंस क्या है, तमाम की तमाम चीज़ें कि लाइफ के लिए हमारे पास जो वाटर है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो वीडियो से जुड़े रहिएगा, शुरू से आखिरी तक देखिएगा, आपको सारी की सारी चीज़ें जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले वाटर क्यों हमारे पास जो है लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो तमाम चीज़ें स्टडी करते हैं। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग organisms and the amount of water is vary from cell to cell but each cell contain approximately 70 to 90% water। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि वाटर जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जितने भी हमारे सेल्स हैं बॉडी के अंदर, जितने भी, आपको जैसे पता है कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। सेल से फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम और देन फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो हमारे जितने भी सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जो है वो अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो वेरी करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बोन सेल्स के अंदर अलग अमाउंट होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर, उनके अंदर एक अलग अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद होता है। लेकिन जो जितने भी हमारे सेल्स हैं उनके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 70 to 90% वाटर होता है। जैसे न्यूरॉन का बताया था 85 से 90% होता है। जेलीफिश का मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर 99% वाटर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है ताकि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अगर आपको एमसीक्यूज में पूछा जाए तो आपको पता हो कि हर सेल के अंदर वेरी करता है वाटर, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जितने भी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनका जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो 70 से 90% सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है। एंड द केमिस्ट्री ऑफ वाटर इज वेरी सिंपल। इट कंटेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कोवलेंटली लिंक्ड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और अगर हम केमिस्ट्री देखें वाटर के मॉलिक्यूल की, अच्छा एक बात आपने याद रखनी है कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर या फिर अगर आपने बायोलॉजी के अंदर आगे जाना है या इस फील्ड के अंदर आगे जाना है तो आपकी केमिस्ट्री लाजमी स्ट्रांग होनी चाहिए। विदाउट केमिस्ट्री आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स आपस में बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं। बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री की भी जो है बायोलॉजी के अंदर पढ़ाई जाती हैं। जैसे वाटर के बारे में हम पढ़ते हैं, अपनी बॉडी के अंदर जो सेल हैं वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो बेसिकली थोड़ी बहुत आपको केमिस्ट्री भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि वाटर की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही सिंपल सी है। वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है और दोनों आपस में कोवलेंटली जो है वो ज्वाइंट हुए होते हैं, बॉन्ड बना हुआ होता है। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है आपको पता होगा कि जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तो तब हमारे पास बॉन्ड बनता है, उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है तो जिसकी वजह से वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। एंड वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, मींस इट हैज स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एंड स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। अब आपको इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो कोई चार्ज भी नहीं आता, ठीक है, क्योंकि जो बेसिकली जो चार्ज की फॉर्मेशन होती है किसी भी आयन, कोई भी अगर एटम जब आयन में कन्वर्ट होता है वो तब होता है जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है, और ये होती है आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर। लेकिन कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर तो शेयरिंग हो रही है, तो शेयरिंग में कैसे जो है किसी एक एटम के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इसके अंदर फर्क आ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क आ जाता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो फोर्स होती है जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 एटम्स के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो गया है। अब बज़ाहिर तो वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के पास है, दोनों की शेल्स के अंदर मौजूद है, बट इन एक्चुअल जिस एटम के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर ज्यादा होती है वो उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, अपनी तरफ टिल्ट करके रखता है, जिसकी वजह से एक के ऊपर
पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम वाटर का मॉलिक्यूल देखें तो वाटर के मॉलिक्यूल में क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। अब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर होती है वो काफी ज्यादा कम होती है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो जो एक एक इलेक्ट्रॉन उन दोनों के दरमियान शेयर हुआ है ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच के रखता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दो पोल जनरेट हो जाते हैं। इसी वजह से वाटर को एक पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। जब यहां लिखा हुआ है स्लाइटली, पार्शियल का मतलब क्या होता है, हाफ, स्लाइटली थोड़ा सा चार्ज आ जाना, तो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज भी होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में यही बात बताई हुई है, ऑक्सीजन है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच के रख रहा है, एंड हाइड्रोजन है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन उससे दूर चला जा रहा है, विच फॉर्म्स टू पोल्स, जिसकी वजह से दो पोल बन जाते हैं और इसी को हम क्या नाम दे रहे होते हैं, डायपोल। क्योंकि दो पोल बन रहे हैं इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, डायपोल का नाम दे रहे होते हैं। केमिस्ट्री के अंदर भी इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के अंदर आप इन तमाम टॉपिक्स को बहुत डीपली पढ़ेंगे तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। अच्छा, पोलैरिटी की वजह से, वाटर के अंदर पोल्स की होने की वजह से, ड्यू टू पोलर नेचर वाटर मॉलिक्यूल कैन इजीली लिंक्ड विद अनदर वाटर मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखिएगा कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसके दरमियान क्या मौजूद होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होती है, एक वाटर मॉलिक्यूल जब दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से मिलता है तो वो मिलता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। आपने डिफरेंस याद रखना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसको हम कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। लेकिन एक वाटर का मॉलिक्यूल तैयार हो गया, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल भी तैयार हो गया, तो ऐसा तो नहीं ना हमें वाटर के मॉलिक्यूल अलग अलग नजर आते हैं, हमें बल्क में अमाउंट में पानी नजर आता है, तो उसमें ये होता है कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हुए हुए होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस, कुछ जो है इंट्रोडक्शन था वाटर से रिलेटेड। अब हम वाटर की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि वाटर की क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है, इट बिहेव एज अ बेस्ट सॉल्वेंट। वाटर जो है उसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं या फिर हम उसको बेस्ट सॉल्वेंट भी कहते हैं। अब इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि वाटर के अंदर बहुत सारे अमाउंट में बहुत सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो हल हो सकते हैं। हम देखें वाटर के अंदर नमक को भी हल कर सकते हैं, वाटर के अंदर हम अल्कोहल को भी हल कर सकते हैं, वाटर के अंदर हम चीनी को भी हल कर सकते हैं, ग्लूकोज को हल कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास सब्सटेंसेस हैं जिनको हम वाटर के अंदर हल कर सकते हैं। तो वाटर इस वजह से यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर लिखा है मैंने, ड्यू टू पोलर इन नेचर मैनी पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर। अच्छा, याद रखिएगा कि वाटर के अंदर मेजॉरिटी में जो चीजें हल होती हैं ऑल आर पोलर। आपने एक रूल पढ़ा होगा जो कि अभी आप आगे जाके केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ेंगे, तो वो रूल होता है लाइक डिसॉल्व लाइक रूल। क्या रूल होता है, मैं यहां लिख भी देता हूं, लाइक डिसॉल्व लाइक रूल। लाइक डिसॉल्व लाइक रूल के अंदर क्या होता है कि जो जैसा मॉलिक्यूल होता है वो वैसे के अंदर ही हल होता है। अब वाटर क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसी वजह से वाटर के अंदर तमाम वो सब्सटेंसेस हल होंगे जो पोलर इन नेचर होंगे। तो मेजॉरिटी में वाटर के अंदर जो चीजें हल होती हैं वो तमाम की तमाम पोलर इन नेचर होती हैं। बट वाटर कैन ऑल्सो डिसॉल्व सम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर जो है कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। हम जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं वो भी उसके अंदर भी जो ड्रिंक्स होती है, जाहिर सी बात है वो जो उसके अंदर पानी मौजूद होता है मेजॉरिटी के अंदर, उसके अंदर हम फ्लेवरिंग डालते हैं, शुगर डालते हैं। तो बेसिकली जो कोल्ड ड्रिंक्स हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर हाई अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जाता है एट हाई प्रेशर। तो याद रखिएगा कि बहुत सारे मेजॉरिटी में वाटर के अंदर कौन सी चीज हल होती है, जो पोलर इन नेचर होती है। बट वाटर कुछ
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को भी अपने अंदर हल कर सकता है, जैसे कि हमारे पास मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, और एग्जांपल भी आपको मैंने दे दिए। और अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑफ सेल टेक प्लेस इन एक्वस सोल्यूशन। जब जाहिर सी बात है वाटर के अंदर 70 to 90% वाटर है, तो लाइफ के या सेल के, क्योंकि हमारी लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, सेल से ओरिजिनेट हुई है, तो सेल के जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन के अंदर हो रहे होते हैं। इसी वजह से, इसी एबिलिटी की वजह से वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। ठीक है, जो वाटर एज अ सॉल्वेंट के तौर पर जो रिएक्ट करता है, इसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से भी ज्यादा हो जाती है क्योंकि मेजॉरिटी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन के अंदर हो रहे हैं। जैसे कि आप चैप्टर नंबर 3 के अंदर स्टडी आउट करेंगे साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म एक जो है सेल का पार्ट होता है, तो उसके अंदर मेजॉरिटी में फ्लूइड घूम रहा होता है, वो वाटर ही होता है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो एक्वस सोल्यूशन के अंदर हो रहे हैं। तो इसी वजह से वाटर का जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो नेचर है, एज ये सॉल्वेंट के तौर पर, बेस्ट सॉल्वेंट के तौर पर जो रिएक्ट करता है, ये लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे मैं अभी आपको बता चुका हूं, इट इज अ फोर्स विच होल्ड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मैं यहां आपको बता चुका हूं कि वाटर का एक मॉलिक्यूल तैयार हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल भी तैयार हो गया। अब जाहिर सी बात है हमें एक एक मॉलिक्यूल नजर नहीं आता, हमें बल्क में अमाउंट, गिलास में पानी, बाल्टी में, जग में ज्यादा पानी नजर आता है, तो इसमें मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वो आपस में कैसे जुड़ते हैं, बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऐसी फोर्स है जिसके थ्रू वाटर जो है, वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ता है। एंड दिस फोर्स इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ वाटर। अब ये फोर्स क्यों जनरेट होती है, क्योंकि वाटर एक पोलर कंपाउंड है। वाटर क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से ये फोर्स जनरेट होती है। एंड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर शोज कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर जो है वो क्या शो करता है, कोहेसिव फोर्स भी शो करता है और एडहेसिव फोर्स भी शो करता है। अब ये कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स क्या होती है, मैंने नीचे आपके सामने हेडिंग्स लिख दी हैं, दोनों को आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। वाटर का, अब जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का एक मॉलिक्यूल है, वाटर का दूसरा दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। अब ये आपस में किस तरीके से अटैच हुए हैं, इन दो मॉलिक्यूल के दरमियान कौन सी फोर्स है जो इन दोनों को अटैच करके रख रही है, तो वो फोर्स होती है कोहेसिव फोर्स। वाटर जो बल्क में हमें नजर आ रहा होता है, एक साथ नजर आ रहा होता है, वो किस फोर्स की वजह से नजर आ रहा होता है, वो कोहेसिव फोर्स की वजह से नजर आ रहा होता है। एंड ड्यू टू दिस फोर्स वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन एंड फ्लोट फ्रीली। और इसी फोर्स की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल एक लंबी सी चेन बना लेते हैं और आसानी से फ्लोट कर सकते हैं। आपको पानी कहीं पर भी आप फेंक दें तो आपको बहता हुआ नजर आएगा, आराम से बह जाता है। ठीक है, तो वो भी इस कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है, क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास क्या होता है कि कोहेसिव फोर्स की वजह से एक लंबी सी चेन्स बना लेता है, बहुत लंबी लंबी चेनें बना लेते हैं जिसमें मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जिसकी वजह से ये फ्लोट कर सकता है। एंड कोहेसिव फोर्स इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही कोहेसिव फोर्स जो है वो पॉसिबल हो सकती है। इसी के बरअक्स हमारे पास एडहेसिव फोर्स क्या होती है, the force of attraction between the two dissimilar molecule is called adhesive force। वो फोर्स जो दो dissimilar molecule के दरमियान लगे। कोहेसिव फोर्स क्या थी, एक भी वाटर का मॉलिक्यूल है, दूसरा भी वाटर का मॉलिक्यूल है, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं बाय द फोर्स ऑफ कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स की वजह से जुड़ रहे हैं। अब एडहेसिव फोर्स क्या है कि जो दो डिसिमिलर मॉलिक्यूल, वो दो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स लगती है उसको हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल आर अटैच्ड विद जाइलम टिश्यू बाय द हेल्प ऑफ एडहेसिव फोर्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर इन द होल बॉडी ऑफ प्लांट। अब इसकी एग्जांपल क्या है, देखें, जो हमारे पास जो जाइलम होता है, प्लांट्स के अंदर बेसिकली दो टिश्यूज होते हैं जिसको हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, जिसके थ्रू प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर और जो बाकी जो एनर्जी, जो फूड है, वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब हमें पता है कि वाटर जो है प्लांट्स
वो कहाँ से जो है एब्जॉर्ब करते हैं, नीचे से जड़ों के ज़रिए जो है मिट्टी में से एब्जॉर्ब करते हैं। अब वाटर को नीचे से ऊपर जाना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए किसी न किसी फोर्स की ज़रूरत होगी। अब वाटर के आपस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स लग रही है उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं, लेकिन वो इतनी काफ़ी नहीं होती कि वाटर को पूरी की पूरी प्लांट की बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो जो जाइलम होता है, जाइलम के टिश्यू के साथ भी एक फोर्स लगाते हैं। अब जाहिर सी बात है वाटर का मॉलिक्यूल एक अलग है और जाइलम टिश्यू एक अलग चीज है। दो डिसिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान एक फोर्स लग रही है जिसकी मदद से वाटर जो है ऊपर पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। इसी तरीके से अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड कैसे फ्लो करता है या ब्लड किस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, तो याद रखें कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं, इनके साथ एक फोर्स लगा रहा होता है ब्लड, क्योंकि ब्लड के अंदर भी मेजॉरिटी में क्या मौजूद है, वाटर मौजूद होता है। तो जो वाटर है वो ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती हैं, जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, उनके साथ एक फोर्स लगा रहा होता है जिसको हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अकर हो सकती है। प्लांट के अंदर जाइलम टिश्यू के अंदर हो रहा होता है और हमारी बॉडी के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती हैं, उनके साथ एक फोर्स लग रही होती है, उसको हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। अच्छा देखें, नेक्स्ट हमारे पास इसकी वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या होती है और बेसिकली हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते किसको हैं। याद रखें कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल के मौजूद है 50 ग्राम जो है वो क्या मौजूद है, वाटर मौजूद है या कोई भी सब्सटेंस मौजूद है, और उस मोमेंट पर उसका जो टेम्परेचर है वो हम मान लेते हैं कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इस 15 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर हमने क्या करना है, बढ़ाना है। और वो कितना बढ़ाना है, ये 15 ग्राम ही रहे और इसका टेम्परेचर हम कितना बढ़ा दें, 1 डिग्री सेल्सियस कर दें। तो ये जो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, सब्सटेंस उतना ही है, 1 डिग्री जो सेल्सियस बढ़ा है, इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, पहले इसी को मैं यहाँ पर आपको वर्डिंग में समझा देता हूँ कि the amount of energy needed to increase the temperature of 1 gram of that substance by 1 degree Celsius। कोई भी सब्सटेंस हमारे पास मौजूद है वो 1 ग्राम है, मैंने यहाँ 15 ग्राम लिया था, यहाँ मैंने यहाँ पर 1 ग्राम लिखा है। 1 ग्राम सब्सटेंस मौजूद है, अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं सिर्फ कितना, 1 डिग्री सेल्सियस, तो वो जो एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। और आपने एक बात बिल्कुल अपने माइंड के अंदर रखनी है कि हमारी बॉडी का जो ज़्यादातर कंपोजिशन है वो वाटर है। ठीक है, वाटर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है, ब्लड के अंदर भी वाटर है, सेल्स के अंदर भी वाटर है। सो द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जाहिर सी बात है वो एनर्जी जो किसी भी सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस हो या जितना भी सब्सटेंस हो, सब्सटेंस को का जो टेम्परेचर है कितना, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी नीड होती है उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। और जो वाटर होता है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अब क्यों ज़्यादा है, अगर ये कम होती तो थोड़ा सा अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता तो वाटर क्या हो जाता, बॉयल होना शुरू हो जाता, वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता, हम फ़ौरन से वार्म हो जाते हैं। इस वजह से वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। वाटर इतना जल्दी वार्म नहीं होता, गर्म नहीं होता। उसको आपने घरों के अंदर भी देखा होगा कि पानी को उबालने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। इसी वजह से इट टेक प्लेस अ लॉट ऑफ एनर्जी टू वार्म अप। वाटर जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है उसको अच्छी खासी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वार्म अप होने के लिए। अगर ये कम हो तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर हमारी बॉडी का बढ़ जाएगा तो हमारे जो प्रोटीन्स हैं, हमारे जो एंजाइम्स हैं वो वर्क करना छोड़ देंगे, और जब एंजाइम और प्रोटीन वर्क करना छोड़ेंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी। द वाटर इज ऑल्सो एक्ट एज अ
टेम्परेचर स्टेबलाइजर। इसी वजह से जो वाटर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबलाइज करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंस है। पहली इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इतना आसानी से ये वार्म अप नहीं होता। दूसरा क्या कि ये हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर काम करता है, यानी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल करता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट वेपराइजेशन भी बिल्कुल इसी की तरह है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू चेंज द लिक्विड स्टेट इनटू वेपर्स कंसीडर्ड एज हीट ऑफ वेपराइजेशन। याद रखें कि वो हीट या वो एनर्जी जो रिक्वायर होती है हमें या ज़रूरत होती है लिक्विड स्टेट को वेपर्स के अंदर या गैशियस स्टेट के अंदर चेंज करने के लिए, उसको हम हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। और वाटर की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है, अब देखें वाटर की जैसे हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है क्योंकि वो इतना जल्दी गर्म नहीं होता, तो जाहिर सी बात है वाटर को वेपराइज होने के लिए उससे भी ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी, उससे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इस वजह से वाटर हैज़ वेरी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस वजह से वाटर हमारी बॉडी के अंदर फौरन से एवापोरेट नहीं होता है क्योंकि उसको अच्छी खासी हीट की ज़रूरत पड़ती है। और कितनी हीट? हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। 574 कैलोरी ज़रूरत पड़ती है पर ग्राम। 1 ग्राम पानी को लिक्विड से गैस के अंदर एवापोरेट होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो 574 कैलोरी ज़रूरत होती है 1 ग्राम पानी। ठीक है, तो इसी वजह से तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी क्यों ही इतनी एनर्जी ज़ाया करके अपने वाटर को एवापोरेट करवाएगी, तो हमें तो वाटर की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से वाटर की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। एंड वाटर ऑल्सो नीड टू लॉट्स ऑफ एनर्जी। वाटर को बहुत सारी एनर्जी ज़रूरत पड़ती है, लॉस करनी पड़ती है टू फॉर्म आइस। जैसे कि पानी जो है हमारे पास उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है ताकि वो बॉयल हो सके, इसी तरीके से वाटर का टेम्परेचर हमें बहुत ज़्यादा गिराना पड़ता है ताकि वो आइस बन सके, बर्फ़ बन सके। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है उसकी हीट हमें बहुत ज़्यादा कम करनी पड़ेगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा कम करनी पड़ेगी, एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी अगर हम आइस बनाना चाहते हैं। ड्यू टू दिस रीज़न द कंटेंट ऑफ द सेल आर अनलाइकली टू फ्रोजन। क्योंकि हमारे सेल के अंदर 70 to 90% वाटर है, अगर ये नहीं होगा इसी वजह से क्योंकि वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन और जो है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सेल को या हमारी बॉडी को इंतहाई बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी कि जो बर्फ़ बन जाए। इसी वजह से हमारे जो सेल का जो कंटेंट है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सारी चीज़ें जो मौजूद हैं वो फ्रीज नहीं होती क्योंकि सेल एक साथ इतनी एनर्जी लॉस नहीं करता, थोड़े थोड़े अमाउंट में कर रहा होता है। ठीक है, तो आई होप कि स्पेसिफिक हीट वेपराइजेशन भी समझ आ गया होगा। लास्ट है हमारे पास आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज। जब वाटर आयोनाइजेशन का मतलब होता है टूट जाना, ब्रोक डाउन हो जाना या डिसोसिएट हो जाना। तो वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड इनटू H+ एंड OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, इन दो आयंस के अंदर जो है ये टूट जाता है। और आपको पता होगा केमिस्ट्री के अंदर आपने ये पढ़ा होगा वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज अ एम्फोटेरिक। वाटर मॉलिक्यूल एम्फोटेरिक होता है, उसका मतलब क्या है? इट कैन एक्ट एज बोथ एज एसिड एंड बेस। एम्फोटेरिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि वो एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। अब एसिड और बेस क्या होता है हम इसके डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि वाटर जो है एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। क्यों कर सकता है? नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है मॉलिक्यूल विच गिव्स H+ आयन इज कॉल्ड एज एसिड लाइक HCl। वो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद या टूटने के बाद H+ आयन दें वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? एसिड्स कहलाते हैं। जैसे HCl को तोड़े तो H+ आयन देगा, तो ये हमारे पास एक एसिड है। इसी तरीके से मॉलिक्यूल विच गिव्स OH- आयन इज कॉल्ड एज बेस जस्ट लाइक NaOH। NaOH को अगर हम ब्रेक करते हैं तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव हमें मिलता है, तो NaOH क्या है? हमारे पास बेस है। और अगर हम वाटर की बात करें, वाटर इज एन एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि इट कैन गिव H+ आयन एज वेल एज
OH नेगेटिव आयन। वाटर H प्लस आयन भी देता है यानी एसिड भी है, वाटर OH नेगेटिव आयन भी देता है यानी कि वो बेस भी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी हमारे पास जो कि हमने डिस्कस की आज की वीडियो के अंदर। वाटर की तमाम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस किया। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछ सकते हैं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम पहले मैक्रोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट के ऊपर बात करेंगे, उसको डीपली डिस्कस करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।